गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे। आप सभी के जितने भी रिलेटिव्स हैं सारे लोग हेल्दी हों और आप लोग अच्छा अच्छा खा रहे होंगे। ये आपसे उम्मीदें हैं। वो मसाला वसाला वाला थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, चूँकि ये चैप्टर ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो हमें ये खाने पीने से रिलेटेड ज़्यादा ध्यान देना बनता भी है। मतलब ये टॉपिक बार बार आना बनता भी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ था? अभी तक हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल तो हो चुका है। उसके बाद सोइंग भी हो चुकी है, सोइंग ऑफ सीड्स। उसमें हमने ये भी देखा था कि सीड्स कैसे हेल्दी होने ज़रूरी होते हैं और सोइंग करने के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। ये हो चुका था, ये हो चुका था। और थर्ड, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स में हमने जस्ट अभी देखा हुआ था कि मैन्योर्स क्यों ऐड करते हैं, मैन्योर्स होते क्या हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और बनता कैसे है। दो तरीके से मैन्योर्स बन सकते थे। एक तो खुद से वो सड़ना स्टार्ट हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हो, लेकिन प्रोसेस को ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें अर्थवर्म्स वगैरह डाल देते हैं। मतलब जहाँ पे हम कूड़ा कचरा वगैरह डालते हैं वहाँ पे हमने अर्थवर्म्स डाल दिया, तो वो उसी सेम प्रोसीजर को रिलेटिवली ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो चूँकि जब भी किसी तरह के अर्थवर्म्स का इन्वॉल्वमेंट हम करते हैं मैन्योर फॉर्मेशन में, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। तो यहाँ तक तो सारा कुछ क्लियर हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को ध्यान से देख लेते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि फर्टिलाइज़र्स या फिर मैन्योर्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। कह रहे हैं टेक मूंग और ग्राम सीड्स, मूंग की दाल या फिर ग्राम मतलब चने का कोई दाना, उनके सीड्स ले लिए एंड जर्मिनेट देम। जर्मिनेट मतलब उनको जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है कि एक दिन के लिए पहले तो एक किसी बोल में रख दिया, पानी भर के, उसके बाद पानी रिमूव करके उस सीड को गीले कपड़े, खास करके कॉटन के कपड़े में रैप कर दिया जाता है। उसके बाद अगले दिन हम देखेंगे उसमें से छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, अंकुर बोलते हैं। अंग्रेज़ी में इसको स्प्राउट बोलते हैं, स्प्राउट फॉर्मेशन। तो ये करने को बोल रहा है कि इसको जर्मिनेट कराना है, मूंग की दाल को या फिर ग्राम को, क्योंकि इसमें से जर्मिनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स, 3 इक्वल साइज़ के सीडलिंग्स लेने हैं आपको। टेक सीडलिंग्स मतलब वही वो जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको ऑलमोस्ट एक साइज़ के होने चाहिए, ये आप इस चीज़ का ध्यान रहे। और उसके बाद उनको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, ऑलमोस्ट तीनों के साइज़ सेम हो जाए, तीनों वेसल्स के साइज़ में। मार्क देम ए बी एंड सी, तीनों को ए बी और सी मार्क कर दिया। टू ग्लास ए ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। तो पहला वाला जो ग्लास होगा उस ग्लास में क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी लेना और मिट्टी में थोड़ा सा जो गोबर का मैन्योर बना होगा, गोबर के सड़ने से जो मैन्योर बना होगा उसमें मिक्स कर देना है और उसमें छोड़ देना है। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल यूरिया। बी ग्लास में ए ग्लास में जितना मिट्टी लिया हुआ था, बी ग्लास में उतना ही मिट्टी लेना है, लेकिन इस ग्लास में मैन्योर की जगह पे यूरिया डालने को बोल रहा है। ठीक है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन द ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। तीसरे वाले ग्लास में मिट्टी डालना, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। ठीक है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लेस द सीडलिंग्स इन देम। अब क्या करना है कि तीनों ग्लास में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देना है, पोर कर देना है और उसमें तीनों के तीनों सीडलिंग्स तीनों ग्लास में डाल देना है, लगा देना है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। इनको अच्छे एकदम सेफ जगह पे रखना है जहाँ पे कोई आके उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको प्रॉपर धूप वगैरह मिल रही हो, और उनको रोज़ जो है पानी देते रहना है और 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आपको पानी डालना है। तो क्या कह रहा है, आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन के बाद में इनकी ग्रोथ जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि जो ए ग्लास था उसमें ठीक ठाक ग्रोथ हुआ था।
लेकिन बी ग्लास में रिलेटिवली ज़्यादा ग्रोथ हुआ था और सबसे कम ग्रोथ जो है सी में हुआ था। उसके पीछे कारण क्या था? हमने पानी तीनों में इक्वली मिलाया, तीनों में हमने मिट्टी भी इक्वली डाला, बस तीनों में एक चीज़ हमने डिफरेंट किया था। ए में हमने मैन्योर डाला था, बी में हमने यूरिया डाला था और सी में कुछ भी नहीं डाला था। तो जिसमें यूरिया डाला वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाया, जो मैन्योर जिसमें डाला हुआ था वो रिलेटिवली थोड़ा सा कम ग्रोथ दिखा, और सबसे कम ग्रोथ वो दिखाया जिसमें कुछ पड़ा ही नहीं था। इससे क्या पता चलता है? आगे क्या कहता है? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। इससे क्या पता चलता है वो आगे इसी में बताएगा। हम अभी पहले इसको बेसिक पढ़ लेते हैं। कह रहा है फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हमने जब उसके मैन्योर की बात करी थी, तो मैन्योर में किसी भी तरह की चीज़ें डाल सकते थे। उसमें इनरिच्ड बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, लेकिन सारी की सारी चीज़ें अगर कलेक्टिवली देखी जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा करके बहुत ढेर सारा बना देती हैं, लेकिन कोई एक तरह का न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता है। फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है? एक तरह का फर्टिलाइज़र, उसमें एक तरह का न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होगा, दूसरी तरीके का फर्टिलाइज़र, उसमें दूसरी तरीके का न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होगा। तो फर्टिलाइज़र्स में और मैन्योर में यही डिफरेंस है। मैन्योर क्या है? मैन्योर समझ लो एक कोई बास्केट है, उस बास्केट में फ्रूट्स पड़े हुए हैं, थोड़े से मान लो अंगूर पड़े हुए हैं, थोड़े से आम पड़े हुए हैं, थोड़े से अमरूद पड़े हुए हैं, थोड़े से लीची पड़े हुए हैं, थोड़े से ऐसे थोड़े थोड़े करके सारे तरह के फ्रूट्स इसमें हैं। तो इसको समझ लो आप मैन्योर बोल दो, ठीक है। कोई भी चीज़ में ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे एक दूसरा बास्केट है। उस बास्केट में की क्या खास बात है? उसमें अगर आम रहेगा तो सारे के सारे आम ही रहेंगे। ऐसे ही उसमें अगर लीची रहेगा तो सारे सारे लीची ही रहेंगे। उसमें अगर अमरूद रहना है तो अमरूद सारे के सारे अमरूद रहेंगे। अगर उसमें ऑरेंज रहने हैं तो सारे सारे ऑरेंज ही रहेंगे। तो ये दूसरा वाला जिसमें सिर्फ ऐसे एक तरह के ही फ्रूट्स मिलते हैं और ढेर सारे मिलते हैं, इस तरह के हम बास्केट को हम क्या बोल देंगे? फर्टिलाइज़र्स। जो कि ये केमिकल से बनाए जाते हैं, इसलिए इनको केमिकल फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। तो क्या कह रहा है? Fertilizers are chemicals which are rich in a particular nutrient. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Fertilizers जो होते हैं वो factories में produce किए जाते हैं. Some examples of fertilizers are यूरिया। याद रखना इनके नाम। फर्टिलाइजर्स का एग्जाम्पल दे सकते हो 3-4, तो आप बोल सकते हो कि हाँ यस हम दे सकते हैं। पहला तो यूरिया हो गया, यूरिया सभी को पता भी है। दूसरा अमोनियम सल्फेट है। तीसरा सुपर फॉस्फेट है। चौथा पोटाश है। पांचवा NPK है। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इस पे बेस एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? NPK जो कि एक तरीके का फर्टिलाइज़र है, खेतों में डाला जाता है। NPK का फुल फॉर्म क्या है? आप क्या बताओगे? N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस और K मतलब पोटेशियम। ठीक है, K मतलब पोटेशियम क्यों बोला? पोटेशियम तो P से स्टार्ट होना चाहिए था। तो पोटेशियम का जो केमिकल फार्मूला है, ठीक है, पोटेशियम का जो केमिकल फार्मूला उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई ये P की जगह पे K लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK। ये कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जो कि एक तरह का फर्टिलाइजर एक तरीके के न्यूट्रिएंट रिच होता है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज़। तो अभी पिछला एक्टिविटी ही हमने देखा था, उसी से ये पता चल जाता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कितना ज़्यादा यील्ड देते हैं, कितना ज़्यादा उसकी वजह से फसल में या फिर अनाज में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स की वजह से ही वीट बहुत ढेर सारा होता है, पैडी बहुत ढेर सारा होता है और मेज़ भी बहुत ढेर सारा होता है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अब जब फर्टिलाइजर्स के बारे में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ही हम देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। ओवर यूज़ अगर हम फर्टिलाइजर्स का करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, अगर एक्सेसिव यूज़ करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स का
तो एक टाइम के बाद में सॉइल की जो खुद की फर्टिलिटी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो होने लगती है। और अगर उसकी फर्टिलिटी ज़ीरो हो जाएगी तो इवेंचुअली वो ज़मीन एक तरीके से बंजर ज़मीन हो जाएगा। ठीक है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स जो है वाटर पोल्यूशन का सोर्स कैसे बनता है क्योंकि हम खेत में पानी डालते हैं। ठीक है। इसके जस्ट बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने के बाद हम इसमें इरिगेशन करते हैं, पानी डालते हैं। तो पानी जब इस फर्टिलाइज़र से मिलता है और पानी बह के कहीं अगर जाता है और वो इवेंचुअली जाके किसी नहर में या फिर किसी अगर नदी में जाके मिल जाए और वो पानी में ऑलरेडी एक केमिकल मिला हुआ है जो कि ऑलरेडी जहर के जैसा होता है, तो ये एक तरीके से पॉल्यूशन का काम करता है ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स। ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स एक तरीके से वाटर पॉल्यूशन का भी काम करता है। दूसरा, ये मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको भी कम करने लगता है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करने लगे तो। और तो ये दोनों चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, दोनों चीज़ों से निपटने के लिए? इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है फर्टिलाइजर्स की जगह पे मैन्योर यूज़ करना स्टार्ट कर दें हम, लेकिन हमें पता है कि मैन्योर यूज़ करने से जो यील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यील्ड को बढ़ाने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जब फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी करना चाहते हैं और दूसरा हम खेत की जो फर्टिलिटी है वो भी कम नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक दूसरा सोल्यूशन है। उसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि जब एक बार हम खेत में फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो एक्सेसिव ना यूज़ करें, हम साल भर फर्टिलाइजर्स ना डालते रहें। एक बार अगर हमने फर्टिलाइज़र डाला उसके बाद कुछ दिनों का गैप उस खेत को मिलना चाहिए। कल्टीवेशन के बाद, कटाई वटाई होने के बाद में उस खेत को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, 1-2 महीने के लिए। या ऐसा बोल सकते हैं अगर हम साल भर में 2 क्रॉप्स उगाते हैं तो उन दोनों क्रॉप्स के बीच में गैप होना चाहिए, उस गैप में एक भी तरह का फसल नहीं उगाया जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, मिट्टी की जो फर्टिलिटी का लॉस हुआ है वो धीरे धीरे वो रिकवर कर लेता है। ऑल्दो उस लेवल का रिकवर नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, फिर भी जो करेगा उससे एक तरीके से वो एक तरीके से बंजर ज़मीन बनने से बच जाएगा। ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।